बच्चों नमस्कार। मैं रश्मि माथुर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको मानचित्र के माध्यम से विभिन्न स्थान अंकित करना भी बताऊंगी। सबसे पहले हम गुप्त काल की कला के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल की जो कला है इसमें रूढ़िवादिता का अभाव था, साथ ही यथार्थवादिता का अंकन किया गया। यथार्थवादिता यानी जो वास्तविकता है उसको इसमें कला में अंकित किया गया है। तकनीक की दृष्टि से ये कला सादगीपूर्ण थी। स्वाभाविकता का जो वास्तविकता थी उसका इसमें अंकन किया गया है। ये सारी विशेषताएं हमारे गुप्तकालीन कला की विशेषता है। वास्तुकला, गुप्तकालीन वास्तुकला देखें तो यहाँ पे वास्तुकला में मुख्य रूप से नागर शैली का प्रचलन था। बच्चों, नागर शैली जो उत्तर भारत की वास्तुकला शैली है उसे नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत के जो हमें मंदिर मिलते हैं वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत मिलते हैं। तो इस प्रकार गुप्त काल में जो भी मंदिर वगैरह बनाए गए, वास्तुकला के अंतर्गत जो निर्माण किया गया वो मुख्य रूप से इस नागर शैली के अंतर्गत किए गए हैं। इसका हम जो देखें, इसका आधार पीठिका यानी बेटा आप देखिए ये एक बेस होता है। चित्र के माध्यम से अपन देखें, जैसे ये जिसको कि अपन चबूतरा टाइप से भी बोलते हैं, है ना। तो ये एक इसमें आधार पीठिका होती है। इसके ऊपर जो है गर्भगृह यानी कि जहां पे मूर्ति स्थापित होती है वो जगह है जो गर्भगृह कहलाती है। सभा मंडप यानी आपने मंदिर देखे होंगे, मंदिरों में जहाँ मूर्ति स्थापित होती है उसके बाहर एक चौक टाइप से बरामदा जैसा होता है, वो हमारा सभा मंडप कहलाता है। इस सभा मंडप के बाद में जो है शिखर, मंदिर के ऊपर जो है इस तरह से ये शिखर बने हुए थे, और साथ ही जो है प्रदक्षिणा पथ, जहाँ पे कि आपको पता है अपन परिक्रमा करते हैं, इस प्रकार से ये प्रदक्षिणा पथ जो है इसमें बने हुए थे। ये शैली जो है ये नागर शैली के अंतर्गत कहलाती है। तो जिस मंदिर पे शिखर बने हुए होते हैं वो वास्तु शैली नागर शैली कहलाती है। इस नागर शैली के अंतर्गत गुप्त काल में जो भी निर्माण हुआ उसमें मुख्य रूप से एरन का विष्णु मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा नचना, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य कितनी बार ये प्रश्न आता है नचना क्या है, तो नचना एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। इस नचना में कुठार का पार्वती का मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। इसी तरह देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना में यानी मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। ये भी उस समय के गुप्त काल के वास्तुकला के मुख्य उदाहरण है। स्तूपों में हम देखें तो सारनाथ का धामेखा का स्तूप गुप्त काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह राजगृह स्थित जरासंध की बैठक, ये भी एक स्तूप है, ये भी गुप्त काल का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मूर्ति कला में हम देखें तो उस समय मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र ये प्रमुख केंद्र है। ये देखिए, ये मैंने भारत का मानचित्र बनाया है। इस भारत के मानचित्र में ये जो जगह है यहाँ पे ये हमने ये मथुरा को अंकित कर दिया है। इसके अलावा ये जगह जो है ये यहाँ पे जो मैंने डॉट लगाया है, ये डॉट जो है ये सारनाथ है। इसके अलावा ये नीचे देखिए महाराष्ट्र में ये अजंता है। पाटलिपुत्र ये इस जगह ये जो मैंने डॉट लगाया है ये पाटलिपुत्र है। ये प्रमुख जो है मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र ये प्रमुख केंद्र थे। मूर्तियां मुख्य रूप से धातु की, पत्थर की या मिट्टी की बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में परिधान यानी वस्त्रों की विशेष महत्ता थी। अलंकृत प्रभा मंडल यानी चेहरे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था।
केश सज्जा, विभिन्न तरह से जो है केशों को, बालों को बनाया जाता था। मुद्रा, बैठने का तरीका, आसन, साथ ही जो इन मूर्तियों की विशेषता थी वो थी सरलता व भारतीयकरण की इसमें मुख्य प्रमुखता रही है। चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला देखें तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें अजंता और ग्वालियर, ये दो जगह की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं और ग्वालियर की जो बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ पे हमें जो है गुप्तकालीन चित्रकला के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, इसमें मरणासन राजकुमारी, एक राजकुमारी है जो कि मृत्यु को प्राप्त हो रही है, मरणावस्था में है, उसका चित्र उस समय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का जो चित्र बनाया गया है, यह तत्कालीन समय का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये चित्र जो सुंदर कल्पना है, रंगों का आपस में जो समायोजन किया गया, उनमें जो सामंजस्य स्थापित किया है, विषय वस्तु उसकी जो है, इन सब के आधार पर विविधता जो है, उसमें अभिव्यक्ति जो उसका प्रस्तुतिकरण है और अभिव्यंजना, इनके कौशल के कारण बाघ की कुल ये गुफाएं जो है प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाएं अपन ले तो बाघ में कुल हमें 9 गुफाएं मिली है। इनके भित्ति चित्र लौकिक जीवन यानी अपना जो सांसारिक जीवन है, इस लौकिक जीवन से संबंधित है। इनसे हमें उस समय के प्रसाधन, केश विन्यास और वेशभूषा, इनकी जानकारी होती है। साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम बात करें तो गुप्तकाल संस्कृत भाषा से परिपूर्ण था। संस्कृत भाषा का विकास इस गुप्त काल में ही हुआ है। संस्कृत व्याकरण का विकास गुप्त काल में हुआ। इस काल में लौकिक साहित्य का भी विकास हुआ था। गुप्त काल में जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई, गुप्तकालीन प्रमुख रचना हम देखें तो लेखक भाष ने स्वप्नवासदत्ता जो है उसकी रचना की थी। इसी प्रकार शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है। इसके अलावा इन्होंने रघुवंश नाम से एक महाकाव्य की भी रचना की थी। अमर सिंह का अमरकोश, पंडित विष्णु शर्मा, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। इनकी पंचतंत्र की कहानियां, ये भी उस समय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वागपति राज, इसका गौडवाहो नामक रचना प्रसिद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त काल ने बहुत उन्नति कर ली थी। उस समय भारत ही नहीं, भारत से बाहर के लोग भी अध्ययन करने आते थे। उस समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और इसका निर्माण उसके द्वारा किया गया। इस नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरी विशेषता ये है, देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी और ये प्रवेश परीक्षा जो है द्वारपाल के द्वारा ही ली जाती थी। शिक्षक व छात्रों की संख्या 10,000 से भी अधिक होती थी। यहाँ पे जो प्रमुख विषयों का ज्ञान दिया जाता था, धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि विषयों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। शीलभद्र इस समय के प्रसिद्ध कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हमें एक विशाल पुस्तकालय के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट हुए। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान की। दशमलव पद्धति से परिचित थे। आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर यह घूमती है। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की जो आर्यभट्टियम के नाम से
जाना जाता है। उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति इसका भी इन्होंने आविष्कार किया था, इसके विषय में भी जानकारी दी थी। इसके अलावा वराह मिहिर ये भी एक महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने वृहत संहिता की रचना की और बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। धन्वंतरी ये एक महान वैद्य थे। महरौली का लौह स्तंभ जो 24 फीट ऊंचा है, जिसका कि घेरा यानी जिसका गोला 16.4 इंच और इसका भार लगभग 6 टन है, इस पर आज भी जंग नहीं लगा है। तो ये महरौली के लौह स्तंभ के बारे में भी ये भी गुप्त काल की एक प्रमुख देन रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल कला, विज्ञान व साहित्य की दृष्टि से एक महान काल था, एक महान युग था, एक समृद्ध युग था। बच्चों, मैं बार बार आपसे एक बात कहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँ या इस तरह से पेपर पे लिख के नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँ। थैंक यू।